गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक कक्षा 8 की विज्ञान के अंतर्गत अभी हमने इससे पूर्व पढ़ा किशोर अवस्था की ओर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जंतुओं में जनन, पेज नंबर 100, लेसन नंबर 9। ध्यान देंगे इधर, पेज नंबर 100, लेसन नंबर 9। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव का उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतर बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम 9.1 में बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्रम संख्या 1 व 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं चूजे और इल्ली, कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे वे अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है। यह है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जन्म करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या वे इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर के युग्मज बनाते हैं, और ये युग्मज विकसित होकर के एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन किसे कहलाते हैं? कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा का युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये आपका लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये आपका आ गया। आइए हम मनुष्य में उन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृक्षण, 2 शुक्राणु नलिकाएं तथा एक शीशन होते हैं। वृक्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृक्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। 9.1-2 को देखिए। इसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं और प्रत्येक में एक सिरे तक एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है तथा शुक्राणु एकल कोशिकाओं जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मानव शरीर जनन में नर अंगना जनना, शुक्राणु नलिका है, शीशन है, वृक्षण है। ये मानव शुक्राणु है जिसका ये मध्य भाग दे रखा है, ये सिर है और ये पूंछ है। मादा
जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। चित्र 9.3 में बताया गया है। अंडवाहिनी, अंडाशय और गर्भाशय। अब देखेंगे आगे। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मादा जो युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे डिंब या अंडाणु कहते हैं। मानव स्त्रियों के प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। यह मानव अंडाणु है। बुजुर्गों को पता है कि विभिन्न जंतुओं के अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा विशाल होता है। जनन निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन विशेषण कहलाता है। देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु अंडाणु का जो संलयन होता है वह उसे निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक ही हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकरण में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन से लक्षण माता से हैं, कौन से लक्षण। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होगा उसे कहेंगे आंतरिक निषेचन। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में इत्यादि के अंदर, मुर्गी में भी। अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहने वाले झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह ही मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। मुर्गी के अंडे तो कवच से ढके हुए होते हैं, परंतु मेंढक के अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा उनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है,
ब्राह्य निषेचन कहलाता है। ब्राह्य निषेचन किसे कहते हैं कि जब नर और मादा का युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ये किस किस में होता है? मछली, स्टारफिश और अन्य जलीय प्राणियों में। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता तथा नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे से जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उसमें से कुछ से में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर के भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। प्रश्न है आपके पास, भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर के विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की यह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ विकास का पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु का जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन द्वारा होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी में भी मनुष्य बच्चों को जन्म देती है? नहीं। आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाते हैं। मुर्गी अंडे देती है और निषेचन के फौरन बाद ही युग्मज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। जो मुर्गी के अंडे के ऊपर जो सफ़ेद सख्त सा दिखता है वो इसके कवच कहलाता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायान के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। ऊष्मायान का मतलब होता है गर्मी पैदा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप में विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। ब्राह्य निषेचन वाले जंतुओं के भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण का अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंड ज्योतिपत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के टेडपोल तैरते हुए देखा होगा। देखिए, आज अपन इस अध्याय को यहीं रखेंगे। कल अपन इस अध्याय में पुनः पढ़ेंगे। तब तक आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देकर के लाना है। पहला प्रश्न, अंडाणु किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? छोटे छोटे प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कल आपको आकर के
अपने विज्ञान की कॉपी में ये सब कार्य करने हैं और यथासंभव जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब आपको इसको आकर के चेक कराना है। आपको होमवर्क अति आवश्यक है करना। यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका सत्रांक नहीं जा पाएगा। सत्रांक जो जाएगा आपके होमवर्क के आधार पर ही जाएगा, इसलिए आपको कंपलसरी रूप से होमवर्क करना है। चलो तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।